हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आप सब के। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाकर आप इसे चेकआउट करिए, और अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2 एंड 1। इस समय आशु, फादर एलन और डैना ये तीनों खड़े हैं और आसपास पूरे मिराज के लोग खड़े हैं। डैना जैसे ही आशु के पास वो उस किताब को देखती है, उसके हाथ खुद ब खुद कांपने लग जाते हैं, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और चेहरे में एक अजीब सा डर आ जाता है। जैसे ही वो किताब डैना के सामने रखी गई, पूरे मेंशन में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। मिराज ग्रुप के बाकी लोग जो शायद पहले से ही आसपास थे, सबके सब धीरे धीरे हॉल में जमा होने लगे। उनके चेहरों पर डर था, पर वो डर चीख नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे सबके बीच फैल रहा था। उस किताब में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो बस समझा नहीं सकते, बस आप फील कर सकते हो। अचानक से उस किताब के निकलते ही वहाँ की सारी हवा, सारी वाइब एकदम ठंडी सी पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो किताब पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रही है। आशु सबको देखते हुए पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। जैसे कि मैंने आपके सामने कोई राक्षस खड़ा कर दिया है। इतना डर, इतनी खामोशी, आखिर चल क्या रहा है। डैना बड़े शांत तरीके से कहती है कि ये गांव वाले यहाँ पर सिर्फ 12 साल पहले से आए हैं, लेकिन हम द मिराज ग्रुप कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। इसकी शुरुआत अंकल जॉन ने करी थी, जो कि एक ट्रैवलर थे। दुनिया घूमते थे, समझते थे, लेकिन जब वो यहाँ घूमने आए, यहाँ के लोगों को, यहाँ के रिचुअल को समझने आए, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद वो यहीं बस गए। उन्होंने ही सबसे पहले ये मेंशन खड़ा करा था, उन्होंने ही सबसे पहले द मिराज इन्वेंट करी थी। एक ग्रुप बनाया था, इस ग्रुप को नाम दिया था, और आज जब ये किताब हम सबके सामने है तो अब हमें समझ आ रहा है कि अंकल जॉन क्या कहते थे। आशु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रही है, और ना ही फादर को। दोनों बस अपने चेहरे पे क्वेश्चन मार्क लिए बस डैना को देखे जा रहे थे। डैना उस पुरानी किताब को हाथों में लेती है। उस किताब के पन्ने भी पुराने थे, लेकिन उन पर बने निशान अजीब तरीके से ताज़े लग रहे थे, जैसे कि मानो कल ही लिखे गए हो। डैना उस किताब का पहला पन्ना पलटती है। अचानक से उस मेंशन में जल रही सारी मोमबत्तियां एक हवा के झोंके से बुझ जाती है। सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही होती है, जो कि जस्ट टेबल में रखी होती है, जिधर वो किताब भी रखी हुई थी। और डैना अब उस मोमबत्ती के सहारे पहले पन्ने से उस किताब को पढ़ना शुरू करती है। मेंशन के हॉल में सब लोग चुप थे, सिर्फ मोमबत्तियों की हल्की सी झिलमिल और बाहर तेज हवा की आवाज़। और फिर डैना ने धीरे से बोलना शुरू किया। 70 साल पहले इस वीराने में एक गांव बसता था, और उस गांव में 2 बहनें रहती थीं, कुरानी और वैशानी। कुरानी वो रोशनी थी, उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान रहती थी जो सब गांव वालों के दिन को रोशन कर दे। लोग कहते थे कि जब वो हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे मानो सूरज जमीन पर आ गया हो। वो सुंदरता की परिभाषा थी, बहुत कोमल थी, बहुत साफ दिल की थी और बहुत ज़्यादा मासूम थी। और फिर थी दूसरी, कुरानी की बहन वैशानी, बिल्कुल कुरानी से अलग। वैशानी हमेशा चुप रहती थी, हमेशा गुस्से में रहती थी, और वो बहुत तेज थी। वो अक्सर गांव वालों से दूर जंगल की गहराइयों में अकेली घंटों बिता देती। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते, कहते कि उसकी आंखों में कुछ और है, जैसे उसके अंदर कोई पुरानी आत्मा बसी हो। गांव के लोग वैशानी से डरते थे, क्योंकि कुरानी जितनी मासूम थी, वैशानी उतनी ही ज्यादा गुस्सैल। वैशानी हमेशा कुरानी के आसपास रहती, बाजार जाते वक्त थोड़ा पीछे चलती, पर हमेशा अपनी नज़र उस पर टिकाए रखती। कुरानी जब जंगल में फूल तोड़ने भी जाती तो वैशानी हमेशा उसके पीछे पीछे चलती, कभी पेड़ों के यहाँ वहाँ मिलती, कभी तालाब के आसपास, लेकिन हमेशा अपनी नज़र कुरानी पे बनाए रखती। वैशानी ने कुरानी को कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि वो हमेशा उसकी हिफाजत कर रही है, हमेशा उसके ऊपर नज़र बनाए रखी हुई है। वैशानी को कहीं ना कहीं पता था कि कुरानी को पागल बनाना बहुत आसान है। उसका दिल इतना नरम था कि कोई भी उसके साथ मीठी बातें करके उसको बहला लेता, और यही कारण था कि वैशानी कभी चैन से सो भी नहीं पाती थी। रात को भी हल्की सी आवाज़ होने पर वैशानी उठ जाती और तुरंत पूरे घर का चक्कर लगा के हर जगह चेक करती कि कहीं कोई आ तो नहीं गया, और कहीं कुरानी किसी समस्या में तो नहीं है। और फिर
एक दिन की बात है जब गांव का मुखिया का बेटा आया था। अक्सर वो गांव में नहीं रहता था, वो कहीं बाहर रहता था। लेकिन कई सालों बाद वो गांव में आया था अपने घर वालों से मिलने। जब घर वालों से मिलने आया तो उसने सोचा कि एक बार पूरे गांव का चक्कर लगा लिया जाए। अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमते फिरते वो कुरानी से टकराता है और कुरानी को देखते ही पहली नज़र में उसको कुरानी से प्यार हो जाता है। कुरानी के हंसते हुए चेहरे को देखकर, उसकी मुस्कुराहट को देखकर वो फिदा हो जाता है और अगले ही पल वो कुरानी को प्रपोज कर देता है, अपने प्यार का इजहार कर देता है। कुरानी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन कुरानी उसको रिजेक्ट कर देती है, ये बोलकर कि मुझे माफ़ करिएगा लेकिन मुझे आपसे प्यार नहीं है। कुरानी तो ये बोलकर चली गई, लेकिन गांव के मुखिया का जो बेटा था उसका ईगो इतना बड़ा था कि उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। और जब कुरानी ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो ऐसा लगा जैसे कुरानी ने उसके ईगो को ठेस पहुंचा दी। और अगले ही पल उसका प्यार जिल्लत में बदल गया। और जिल्लत जब घमंड के साथ मिलती है तो जानवर पैदा होता है। और वहाँ उसने ठान लिया कि जिल्लत का बदला वो लेकर रहेगा। अब अगला दिन होता है, वो और उसके दोस्त वापस से कुरानी के पास पहुँचते हैं, ये बोलते हुए कि हमें इस गाँव का ज़्यादा पता नहीं है। सुना है यहाँ आसपास एक अच्छा तालाब है जंगल के बीच में, अगर आप हमें तालाब दिखा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। कुरानी बीइंग कुरानी, वो साफ दिल की इंसान, उसे पता ही नहीं चला कि सामने वाला एक षड्यंत्र रच रहा है। कुरानी बोलती है कि हाँ, ये पास में बहुत प्यारा तालाब है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये बोलकर कुरानी और वो सारे लड़के जंगल के बीचों बीच चले गए, गांव से दूर, गांव के लोगों से दूर। कुरानी जब इन सबके साथ जंगल के बीच में जा रही थी तब भी उसके दिल में एक हल्का सा भरोसा था, जैसे मानो सब कुछ ठीक हो। उसे पता ही नहीं था कि इन सब के दिमाग में क्या चल रहा है। वो इन सबको तालाब के पास ले जाती है, बोलती है, ये देखिए हमारे गांव का तालाब, अक्सर यहाँ लोग आते रहते हैं, है ना सुंदर? सूरज भी अब ढलने को हो गया है। कुरानी बोलती है कि अरे मैंने अपनी बहन को नहीं बताया मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं चलती हूँ। आप सब यहाँ रुकिए, आराम से एंजॉय करिए और जब आपका मन करे आप वापस आ जाना। कुरानी ये बोलकर जा ही रही होती है कि बाकी लड़के उसका रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं। कुरानी बोलती है कि साइड हो जाओ, मुझे जाना है। वो नहीं हटते। इनफैक्ट वो बहुत अजीब तरीके से हंस रहे थे। और पहली बार कुरानी को समझ आया कि आपको हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में पहली बार कुरानी का दिल डर की वजह से धड़क रहा था और उसको समझ आया कि दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं जितनी उसे लगती थी। ये लोग उतने भी साफ नहीं जितना वो समझती थी। वहाँ खड़े सारे लड़कों ने कुरानी के हाथ पकड़ लिए और जो मुखिया का बेटा था उसने एक चाकू निकाला। दारू के नशे में धुत वो आदमी जिसे सिर्फ बदला चाहिए था, वो चाकू लेकर कुरानी के सामने खड़ा था। कुरानी को गुस्से से देखते हुए बोलता है, अपने इसी चेहरे पर, अपने इसी मुस्कान पर घमंड है ना तुझे? आज तेरी इसी मुस्कान को मैं ऐसा बना दूंगा कि गांव में कोई भी इंसान हंसने से पहले 100 बार सोचेगा। और फिर वो धीरे धीरे कुरानी के चेहरे को चाकू के सहारे चीरने लगता है। कुरानी के चिल्लाने की आवाज़ पूरे गांव में गूंजती है और उस गांव में कोई ऐसा भी था जिसने कुरानी के चिल्लाने की आवाज़ सुन ली थी, वैशानी अपनी बहन की चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही तुरंत जंगल की तरफ भागते हुए जाती है। वो चिल्ला कर कुरानी को पुकारती है, हर जगह ढूंढती है और फाइनली उसको कुरानी मिल भी जाती है, मरी हुई, तालाब के बगल में जंगल के बीच। उन सारे लड़कों ने कुरानी को गाड़ने की कोशिश करी थी मगर वो ढंग से गाड़ भी नहीं पाए। और वैशानी, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई सपना देख रही है। एक ऐसी लड़की जिसने हमेशा सबको अच्छा माना, सबके बीच खुशियाँ बटोरी, दूसरों के दुख को उसने अपना माना, दूसरों को अपनों से ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करा। उसके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? उस लड़की का अंत ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बुरा और इतना दर्दनाक अंत कोई भी इंसान डिजर्व नहीं करता। इस बार वैशानी की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि नफरत थी और तभी वैशानी ठान लेती है पूरे गांव को ख़त्म करने की, क्योंकि कुर्रानी की चिल्लाने की आवाज़ सिर्फ वैशानी तक नहीं गई थी, पूरे गांव ने सुनी थी। और फिर भी सब चुप रहे, कोई भी कुरानी की हेल्प करने नहीं आया, कोई भी उसको पूछने तक नहीं आया। सबको पता था कि मुखिया का बेटा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व था और इसी के डर से गांव के किसी भी इंसान ने आवाज़ तक नहीं उठाई। और अब इन सब का सबक पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। इस गांव में रहने वाले एक एक इंसान को मैं ख़त्म कर दूंगी, ये वादा
ये वादा वैशाली रोते हुए चिल्लाते हुए अपनी बेजान पड़ी बहन के साथ करती है और चल पड़ती है गांव की तरफ। वैशाली सीधा अपने घर जाती है, वहाँ से एक लकड़ी लेती है और उस लकड़ी को आग लगाती है और उसके बाद वही लकड़ी वही मशाल पकड़े हुए वो मुखिया के घर के बाहर खड़ी हो जाती है और देखते देखते मुखिया के पूरे घर को आग लगा देती है। गांव वाले जब देखते हैं कि वैशाली मुखिया के घर पे आग लगा रही है तो धीरे धीरे एक एक करके सारे गांव वाले वहाँ पे जमा हो जाते हैं और गांव वाले वैशाली को रोकने की कोशिश भी करते हैं। वैशाली बेटा मत करो, देखो तुम उन जैसी नहीं हो वैशाली, प्लीज़ प्लीज़ मत करो। वही घिसी पिटी बातें जो एक बड़ा इंसान अपने से छोटे इंसान को समझाने के लिए करता है। पर अब इन सब चीज़ों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वैशाली ने किसी की नहीं सुनी। अभी वो घर आधा जला ही था। वैशाली को लगा शायद घर के अंदर सब लोग मर गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। एक एक करके घर के अंदर के लोग बाहर आने लगे। पहले मुखिया आया, उसकी पत्नी आई, उसकी बेटी आई और फिर आता है उसका बेटा, जो कि फॉर्चुनेटली आधा जल चुका था। कांपते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए, डरते हुए वो कैसे तो करके बस बाहर आ रहा था। वैशाली जैसे कि मानो अपना आपा खो बैठी। उस लड़के को देखते ही वैशाली दौड़ते हुए जाती है और उसे पकड़ लेती है। वो लड़का आधा जल चुका था, उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो खुद को बचा भी सके या मदद के लिए बोल भी सके। वैशाली उसका हाथ पकड़ के उसी के साथ वापस से उस घर के अंदर चली जाती है, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। और अगले ही पल पूरे गांव में मुखिया के बेटे की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसके धीरे धीरे जलने की, उसके रोने की, उसकी मदद की गुहार लगाने की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। और फिर एक बहुत बड़े धमाके के साथ सब कुछ बदल गया और इसी तरीके से वैशाली की भी मौत हो जाती है। वो पूरी रात इस गांव के लिए एक शापित रात जैसी थी। कुरानी और वैशाली जो बचपन से इसी गांव में इन गांव वालों के साथ बड़े हुए थे, दोनों की मौत हो चुकी थी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। लोग जो एक समय पे ये सब चीज़ देख चुके थे वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। कई हफ्तों तक गांव में सिर्फ यही बातें चलती रही, इन्हीं दोनों बहनों की, मुखिया के बेटे की, उसके दोस्तों की, सबकी बातें चलती रही। लेकिन बातें भी एक समय के बाद ख़त्म होने लग जाती है। लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं और ऐसा ही हुआ। गांव आगे बढ़ने लगा, लोग आगे बढ़ने लगे। 10 साल बीत गए और किसी को पता ही नहीं चला। अब 10 साल बाद यहाँ पर कई सारे नए लोग भी आए थे, कई पुराने लोग थे जो गांव छोड़कर बाहर चले भी गए थे। और 10 साल बाद तो मानो सब कुछ नया हो चुका था। लोग पुरानी बातें भुला चुके थे और अगर बात बात में कभी एक आध बार ये जिक्र भी होता तो लोग ऐसे बात करते जैसे कि मानो दीवार के भी कान होते हैं, चुपचाप खामोशी में। ऑल्दो पूरा गांव इस बात को भुला चुका था, सिवाय एक वादा जो एक बहन ने मरती वक्त दूसरी बहन से करा था, इस पूरे गांव को ख़त्म करने का वादा। अब ऐसे ही एक रात की बात है। पूरे गांव में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था। पूरा गांव सजा हुआ था, हर जगह रोशनी ही रोशनी थी और एक बड़े से खाली सी जगह पर सारे गांव वाले जमा हुए पड़े थे। सूरज ढल चुका था, अंधेरा पूरे गांव में फैल रहा था और फिर गांव वाले कई जगह पर लकड़ियां, मोमबत्तियां और मशालें जलाए हुए थे, जिसकी वजह से पूरे गांव में रोशनी थी। ये फेस्टिवल अच्छा जा रहा था। कोई आदमी लकड़ियां तोड़ रहा था तो बाकी आदमी उन लकड़ियों को जला रहे थे। पूरा माहौल हंसी खेल का था और फिर सबको एक आवाज़ सुनाई देती है, एक आवाज़ जो कि जंगलों के बीच में से आ रही थी। ये आवाज़ एक लड़की की होती है, किसी के चिल्लाने की, दर्द में चीखने की आवाज़। फिर गांव के हर एक इंसान की नज़र सीधा जंगल की तरफ जाती है और फिर जंगल के बीच में से सामने आती है एक लड़की जो धीरे धीरे गांव की तरफ ही आ रही थी। अब रोशनी इतनी कम थी कि किसी की भी नज़र सीधा लड़की पर नहीं जा पा रही थी और अगर जा भी रही थी तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। 2 आदमी होते हैं जो कि मशाल को हाथ में लिए अब जंगल की तरफ बढ़ते हैं, उस लड़की की तरफ। बेटा क्या हुआ तुम्हें, सब कुछ ठीक तो है ना? ये बोलते हुए वो दोनों आदमी उस लड़की की तरफ जा रहे हैं। अब गांव वाले भी पीछे से सारा मंजर देख रहे हैं कि आखिर ये किसकी आवाज़ आ रही है, कौन चिल्ला रहा है। और तभी जो वो दोनों ने मशालें पकड़ी हुई है वो दोनों मशालें बुझ गई है, यानी कि गांव वालों को वापस से अब उस साइड का कोई भी नज़ारा नहीं दिख रहा, एकदम अंधेरा हो चुका है। और फिर उस अंधेरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है, 2 आदमियों के चिल्लाने की आवाज़।
ये वही दोनों आदमी थे जो मशाल लिए उस लड़की को देखने गए थे। थोड़ी ही देर में वो दोनों आदमी वापस भागते हुए गांव वालों के पास आ जाते हैं। पूरा गांव एक साथ खड़ा हो गया है। अभी तक बच्चे यहाँ खेल रहे थे, औरतें यहाँ थी, मर्द वहाँ थे, अब सब एक साथ खड़े हैं। सब अपने अपने परिवार वालों के साथ खड़े हो गए हैं और एक दूसरे के पीछे छुप के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। वो दोनों आदमी भागते हुए इन तक पहुँचते हैं। वो हाफ रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे कुछ। गांव के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि अरे भाई जी हुआ क्या, आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप ऐसा क्या देख लिया आपने जो आप इतने डरे हुए हो। लेकिन वो दोनों बोल ही नहीं पा रहे। वो बस हाफे जा रहे हैं, बताने की कोशिश शायद कर भी रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे। और फिर सबको दिखता है कि वो लड़की जो अभी जंगल से गांव की तरफ आ रही थी वो धीरे धीरे इन सब के पास आ रही है। धीरे धीरे वो इतनी क्लोज आ गई कि सबको उसका चेहरा दिखने लगा और फिर सबको वो दिखती है, वो जिसको सबने भुला दिया था, वो जिसकी कहानियां आज भी लोग छुप छुप के दोहराते हैं, वो जो एक समय पर इस पूरे गांव की जान थी। वो कुरानी थी। वही लंबे काले बाल, वही सफेद कपड़े, उसके चेहरे से मानो आंसू अभी भी टपक रहे हो, पर इस बार इन आंसुओं का रंग काला था। उसके आंखों के नीचे से काले रंग के आंसू निकल रहे थे और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात उसकी मुस्कान थी। उसकी हंसी बिल्कुल भी इंसानी नहीं थी। उसके होठ इतने ज्यादा स्ट्रेच हो गए थे कि लिटरली उसके बगल वाले कानों को टच कर रहे थे। गांव में कुछ नए लोग भी थे जो कुरानी को नहीं जानते थे। वो कुरानी को देखकर डर रहे थे, पर वो लोग जो उसको जानते थे वो कांप रहे थे, अपने बीवी बच्चे के हाथ पकड़ते हुए। एक दूसरे के पीछे छुपते हुए वो लोग कायरों की तरह बिहेव कर रहे थे। वो उस दिन भी कायर थे और आज भी। अचानक से जंगल के अंदर से सबको वापस से वही चीख सुनाई देने लगी जो 10 साल पहले सुनाई दे रही थी। इस बार और ज्यादा लाउड और ज्यादा डरावनी। सबने अपने कान बंद कर दिए और वहां से भागने लगे। पूरे गांव में हफरा तफरी मच गई। जंगल से चिल्लाने की आवाज, लोगों के भागने की आवाज, बच्चों के रोने की, औरतों के डरने की आवाज, आवाज आवाज और सिर्फ आवाज। लेकिन इन सारी आवाजों को चीरते हुए एक आवाज आती है, एक आवाज जिसे सुनते ही सारे गांव वाले एकदम फ्रीज से हो जाते हैं, एकदम जम जाते हैं, कांपने लग जाते हैं और कांपते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं। यह आवाज थी गांव के मुखिया की गर्दन कुरानी के दोनों दांतों के बीच में थी और कुरानी का मुंह किसी जानवरों की तरह खुला हुआ था। उसके दांत मगरमच्छ की तरह लग रहे थे और अगले ही पल कुरानी मुखिया की बॉडी को ऐसे चबाने लग जाती है जैसे कि कोई जानवर अपने शिकार को चबा रहा हो। देखते ही देखते मुखिया की पूरी बॉडी में सिर्फ हड्डियां बचती है और कुछ मांस जो कि यहाँ वहाँ गिरा हुआ था। मुखिया के शरीर को पूरी तरीके से खाने के बाद कुरानी वापस से खड़ी होती है, अपने सर को पूरी तरीके से नीचे रखे हुए। पूरे बाल उसके चेहरे के सामने हैं और वो कुछ नहीं कह रही, बस खड़ी है। और फिर धीरे से अपने सर को ऐसे उठाते हुए वो अपने राइट साइड देखती है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो इतनी बूढ़ी थी कि उससे बेचारी से भागा भी नहीं जा रहा था। वो बूढ़ी औरत सीधा कुरानी को देख लेती है, मानो कि वो तो ज़मीन पे ही गिर जाती है, चिल्लाते हुए गांव वालों से मदद की गुहार लगाते हुए कि प्लीज़ मुझे बचा लो बेटा, मुझे बचा लो बेटा, बेटा ये मेरे पास आ रही है। कुरानी धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत के पास आ जाती है और फिर वापस से अपने मुंह को इसी जानवर की तरह खोलकर उस बूढ़ी औरत को खाने लग जाती है। गांव में एक एक इंसान इस मंजर को देखकर अजीब तरीके से ट्रॉमेटाइज हो जाता है। सिर्फ भागने की, चिल्लाने की आवाज़ें पूरे गांव में गूंज रही थी। कोई अपने घर के अंदर छुपता है, कोई जंगलों के अंदर भागते हुए जाता है। ये मंजर इतना डरावना होता है कि कई लोग वहां से कूद जाते हैं। अब गांव के सारे लोग, कोई अपने घर में जाके छुप रहा है, कोई किसी और के घर में जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है। जिसको जहां जगह मिल रही है भागने की, छुपने की, वो वहां चले जा रहे हैं। लेकिन कुरानी वो आज रात रुकने वाली नहीं थी। बुढ़िया को खाने के बाद वो एक आदमी के सामने जाती है। यह आदमी दिखने में बहुत हट्टा कट्टा था, शायद गांव का सबसे ज़्यादा मस्कुलर इंसान था। उसे लगता है कि शायद वो कुरानी को रोक सकता है। वो अपने दोनों हाथों से कुरानी को पकड़ने की, उसको रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन कुरानी नहीं रुकती। और अगले ही पल कुरानी के दांतों के बीच में उस आदमी का कटा हुआ हाथ होता है। उसके बाद कुरानी उस आदमी को भी पूरा चबा जाती है और फिर एक एक करके एक एक इंसान को ख़त्म करने लग जाती है। ये मंजर इतना डरावना होता है कि कई सारे लोग तो अपनी ही घर की छत से कूद जाते हैं, क्योंकि उनको इस तरीके की मौत नहीं चाहिए थी।
जो कुरानी उस समय दूसरों को दे रही थी। बहुत लोगों ने छुपने की कोशिश भी करी पर कोई फ़ायदा नहीं। कुरानी एक एक करके सबको ढूंढती है और अगले ही पल उस इंसान की सिर्फ हड्डियां सड़क पर गिरी हुई मिलती हैं। पूरी रात सिर्फ यही सब चला और अगली सुबह पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ खून था। वो पूरी रात खून से भीगी हुई रात थी। इस पूरे गांव में सिर्फ एक आदमी था जो बचा था। दरअसल आज इस गांव में फेस्टिवल था और इस फेस्टिवल में एक ट्रैवलर आ गया था। एक ट्रैवलर जो कि इस गांव से बिलोंग नहीं करता था। वो तो बस घूमता था, यहाँ वहाँ जाके एक्सप्लोर करता था, अलग अलग जगहें देखता था, लोगों से मिलता था, अलग अलग लोगों के रिचुअल समझता था। जब उसे पता चला कि इस गांव में कोई ऐसा फेस्टिवल बना रहे हैं तो वो इस गांव में भी आ गया था। पता नहीं क्यों, कैसे और किस लिए, मगर कुरानी ने उस आदमी को नहीं मारा था। कुरानी के जाने के बाद वो आदमी एक किताब लिखता है। उस किताब में वो हर एक चीज़ का जिक्र करता है जो भी उसने उस रात देखा था, और वो कुरानी की हंसी को एक नाम देता है, डैना, जो कि इस समय ये पूरी किताब पढ़कर पूरे मिराज के लोगों को सुना रही है। वो उसकी आवाज़ एकदम से टूटने लग गई, धीरे हो गई जब वो कुरानी की उस आवाज़ को सबको समझाने लगती है। उस ट्रैवलर ने जब ये किताब लिखी थी तो कुरानी की हंसी को एक सेंटेंस में लिखा था और वो था द कर्स्ड स्माइल। और इसी के साथ उस किताब में लिखी कुरानी की कहानी ख़त्म हो जाती है। और अब आशू के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी। जब वो पूरी कुरानी की इस पूरी कहानी को पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो उसे बस यही याद आ रहा था कि उस किताब में कुरानी की मुस्कान के बारे में क्या लिखा था, कि उसके होंठ स्ट्रेच हो जाते हैं। उसके होंठ इतने ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं कि वो इंसान ही नहीं लगते। उसकी वो स्माइल इतनी ज़्यादा भयानक लगती है, इतनी डरावनी लगती है कि वो किसी भी इंसान के थ्रू पॉसिबल ही नहीं है। और यही सेम चीज़ नैना के साथ हो रही थी। वही खिंची हुई, वही शैतानी, वही श्रापित, द कर्स्ड स्माइल।